कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं एक्सपेरिमेंटल वाले चूहों को, जिनको एक डॉक्टर जिसका नाम रुकूंगा नहीं है, वो उनमें से एक चूहे को जमाल घोटे वाला इंजेक्शन लगाकर 4-5 घंटे के लिए एक मशीन में बंद कर देता है। आगे जब डॉक्टर रुकूंगा नहीं उस मशीन का दरवाजा खोलता है तो देखता है कि उसके जमाल घोटे ने अपना काम कर दिखाया है। जिसके बाद 5 साल बीत जाते हैं, जहाँ एक कॉन्फ्रेंस रूम में एक बंदा एक डब्बा लेकर आता है और कहता है हम इंसानों की ओवर पॉपुलेशन की वजह से आज हमारी धरती बहुत बड़े खतरे में है। जिस खतरे को टालने के लिए थानोस ने अपनी चुटकी तो बजाई थी पर वो किसी काम की नहीं थी। इसी वजह से इस धरती को बचाने की जिम्मेदारी हम वैज्ञानिकों पर आ गई थी, जिसमें हमने बहुत समाधान ढूंढे, जिनमें से एक समाधान ही कारगर साबित हुआ। जिस पर वो बंदा उस डब्बे को हटाता है जिसके नीचे निकलता है डॉक्टर रुकूंगा नहीं, जो अब 1.5 फुटिया हो चुका है। अब 1.5 फुटिया डॉक्टर को देखकर वहाँ पर बैठे सभी वैज्ञानिकों की फटके हाथ में आ जाती है कि डब्बे में डब्बा, डब्बे में 1.5 फुटिया, गजब है यार। डॉक्टर कहता है मैंने इस रिसर्च को आज से 5 साल पहले पूरा कर लिया था, जिसमें एक पूरा 6 फीट का बंदा मेरी दवाई पीते ही 1.5 फुटिया बन जाता है। जिस दवाई का हम इंसानों पर, मछलियों पर, मेंढकों पर या फिर अन्य किसी भी जीव पर कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। जब मेरी टीम ने एक बार सुनिश्चित कर लिया कि हमारी दवाई बिल्कुल सुरक्षित है तो हमने उसको टेस्ट करने के लिए 36 बहादुर लोगों का चुनाव किया जो अपनी इच्छा से हमारे साथ जुड़े थे, जिनमें से एक मेरी वाइफ भी है। 1.5 फुटिया होने की प्रक्रिया बिल्कुल आसान है, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई दर्द नहीं होता, बस हल्की सी बेचैनी होती है और वो भी 1-2 घंटे में चली जाती है। हमने उन 36 1.5 फुटिया लोगों के रहने के लिए एक 23 बाय 36 फीट का एक गाँव बनाया, जिस गाँव में एक सामान्य इंसान ढंग से बैठ भी नहीं सकता। वहाँ वो 36 लोग पिछले 4 सालों से रह रहे हैं। तभी एक बंदा कूड़े की पन्नी लेकर आता है और कहता है ये कूड़ा उन 36 लोगों का है जो पिछले 4 सालों में इकट्ठा हुआ है। आप इस कूड़े से ही अंदाजा लगा सकते हो कि ये कदम मानवता की तरफ कितना बड़ा है। जिसके बाद उन 36 लोगों को एक ट्रॉली में लटकाकर सभी के सामने लाया जाता है, जो कि बहुत खुश नजर आ रहे थे और उन पर किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट नजर नहीं आ रहा था। जो सब कुछ टीवी पर दिखाया जा रहा था, तो ये खबर पूरी दुनिया में फैल जाती है कि कैसे इंसान छोटा होकर प्लेनेट को बचा सकता है। जैसे कि वो छोटा होने के बाद कम पानी पिएगा, कम वेस्टेज करेगा, कम खाएगा, कम कचरा फैलाएगा, छोटी गाड़ियां चलाएगा, कम पोल्यूशन होगा और भी ऐसी ही बहुत सारी चीजें। जो खबर ये बंदा जिसका नाम सिपलीगर है वो भी देख रहा था, जो उस खबर से बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाता है, जो कि अपनी वाइफ के साथ एक छोटे से घर में रहता है और एक कंपनी में मेडिकल हेल्थ चेकर का काम करता है। आगे इंसानों को छोटा करने वाली खोज को 10 साल बीत जाते हैं, जहां अब तक सिपलीगर अपने खर्चों से बहुत परेशान हो चुका था। ऊपर से उसकी वाइफ उसके लिए नया घर खरीदने के लिए डंडा दे रही थी, जिसकी किस्त भरते भरते एक दिन वो कब्र में जाने वाला था। आगे एक शाम वो अपनी वाइफ के साथ एक पार्टी में होता है, जिस पार्टी में कोई एक छोटा सा डब्बा लेकर आता है, जिसके अंदर थे नादान परिंदे। जो परिंदे और कोई नहीं सिपलीगर के दोस्त थे, जो हाल ही में ही 1.5 फुटिया बने हैं, जिनको देखने के लिए सभी लोग ऐसे झुंड बनाकर खड़े हो जाते हैं जैसे चिड़ियाघर में कोई नया जानवर आया हो। सिपलीगर पूछता है दोस्त तू ये बता तूने छोटे होने का डिसीजन क्यों लिया? वो कहता है यार मैं अपनी जिंदगी से पक चुका था और मुझे कुछ नया करने की जरूरत थी, इसीलिए मैं धरती बचाओ आंदोलन में शामिल हो गया। छोटा होने के बाद साला एक आम मजदूर इंसान भी राजाओं की तरह अपनी जिंदगी जी सकता है। हमें रहने के लिए बड़े बड़े घर मिलते हैं, बेस्ट डॉक्टर मिलते हैं, बेस्ट रेस्टोरेंट मिलते हैं, एक सपनों का शहर मिलता है और हर वो खुशी मिलती है जो एक आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। अगले दिन वो दोनों हस्बैंड वाइफ भी छोटे होने की प्रोसेस वगैरह, फायदे नुकसान वगैरह समझने के लिए छुटकू लैंड पहुंचते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि छोटे लोगों के लिए बहुत ही आलीशान घर बनाए गए हैं, जो कि बहुत खूबसूरत है और सबसे बड़ी बात वो अंडर बजट भी है, जिनको खरीदने के लिए उन्हें अपना ईमान नहीं बेचना पड़ेगा। एक 1.5 फुटिया आदमी कहता है मैं अपने सपनों के घर में रहता हूँ, जिस घर को पाने की असलियत में मेरी औकात नहीं थी, जो सब कुछ मुमकिन हो पाया सिर्फ और सिर्फ छोटा होने की वजह से। जिसके बाद वो अपने घर को 2 हिस्सों में खोल देता है। कहता है अगर कभी मुझे ठंडी हवा खाने का मन करता है तो मैं अपने घर को ऐसे ही 2 हिस्सों में खोल देता हूँ। जिसके बाद वो बताता है कि मेरी वाइफ ने अभी अपने हाथ में डायमंड का ब्रेसलेट पहना है, डायमंड की रिंग पहनी है, डायमंड के झुमके पहने हैं, डायमंड का नेकलेस पहना है, जिनकी कीमत सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, जो कि है पूरे $83। बोले तो 6 से 7 हजार रुपए में ही उसकी वाइफ के सारे शौक पूरे हो गए थे। कहता है मेरी जान तू इतने पैसे मत खर्च किया कर, इतने पैसों से जानती है हम 3 महीनों का राशन ले आते। जो सब सुनकर वहाँ पर बैठे सभी लोगों के पिछवाड़े के नीचे से धरती खिसक जाती है कि साला सब कुछ इतना सस्ता। आगे वो दोनों हस्बैंड वाइफ छोटे लोगों के शहर को देखते हैं, जो कि छुटकू लोगों के लिए बहुत बड़ा था, जिसमें हर प्रकार की सुविधाएं थी, पक्की सड़कें थी, बड़े बड़े झूले थे, नदियां थी, तालाब थे, हॉस्पिटल थे, आलीशान रहने के घर थे, वर्क स्पेस था और भी बहुत सारी चीजें थी। जो सब देखकर वो दोनों हस्बैंड वाइफ 1.5 फुटिया होने का अपना पक्का फैसला कर लेते हैं और अपने घर का पूरा सामान कौड़ियों के भाव बेच देते हैं। जिसके बाद वो बस में बैठकर छुटकू लैंड की तरफ जा रहे थे, जहाँ वो देखते हैं कि 1.5 फुटिया लोगों के लिए तो आलीशान सीटें लगाई गई है और इन्हें बैठाया गया है लोहे के फट्टों पर। आगे वो मेडिकल फैसिलिटी पहुंचते हैं, जहाँ उन दोनों हस्बैंड वाइफ को अलग अलग कर दिया जाता है, जिसमें हस्बैंड को पहले भेजा जाता है और वाइफ को बाद में भेजा जाएगा। जहाँ सभी को 1.5 फुटिया करने से पहले उनके शरीर के एक एक बाल उतार लिए जाते हैं, यहाँ तक कि उनकी पलकें भी मूंद दी जाती है। जिसके बाद जिन जिन लोगों ने नकली दांत वगैरह या नकली कुछ भी अपनी बॉडी में डलवा रखा है वो सब कुछ निकाला जाता है। जिसके बाद सभी को एक होल में डाल दिया जाता है और दरवाजा बंद करके गैस रिलीज कर दी जाती है और 4-5 घंटों के अंदर ही सभी चिरकुट हो जाते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, जिनको नर्स एक एक करके करछी की सहायता से अपनी ट्रॉली में डालती है और उन्हें छोटे लोगों के शहर में भेज दिया जाता है, जहाँ छोटे लोगों के डॉक्टर सभी के नकली दांत उन्हें वापस लगा देते हैं। सिपलीगर की आंख खुलती है और वो नर्स से पूछता है
है क्या हम सभी छोटे हो गए। तभी नर्स एक फुल साइज बिस्किट लेकर आती है, ये दिखाने के लिए कि अब आम चीजें कितनी बड़ी हो चुकी हैं। वो पूछता है मेरी वाइफ भी मेरे साथ छोटी होने आई थी, उसकी क्या रिपोर्ट है। नर्स बाहर जाती है और एक फोन लेकर वापस आती है जो फोन कॉल उसकी वाइफ की थी, जिससे वो पूछता है मेरी जान कहाँ है तू। वो कहती है प्लीज यार गुस्सा मत होना, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती, उन्होंने मेरे सारे बाल काट दिए और मेरे नकली दांत भी निकाल लिए। मुझे अपने दोस्त चाहिए, अपने माँ बाप चाहिए, उनके बिना मैं नहीं रह सकती। वो कहता है तू एक काम कर वापस आ जा, हम दोनों शांति से बैठकर बात करते हैं। वाइफ कहती है मेरे सिपलीगर जाते जाते मैं तुझे एक लाइन कहना चाहती हूँ, बकरे की जान तलवार के नीचे, लड़की की जान सलवार के नीचे, मत भाग मेरी जान तू मेरे पीछे, प्यार कर उसी से जो खुशी से कर दे तेरे लिए अपनी सलवार नीचे। वो कहता है मैं क्यों करूँ किसी की सलवार नीचे, तू ही आजा मेरी तलवार के नीचे, ले जाऊंगा तुझे झाड़ियों के पीछे, फिर करूंगा आगे पीछे, सहम जाएगी तू अपनी सांसें खींचे, अगले दिन पेड़ के पीछे, फिर करूंगा ऊपर नीचे। वाइफ कहती है तू गाइड मरा अपनी झाड़ के पीछे, नहीं आ रही मैं तेरी तलवार के नीचे। जिस पर वो गुस्से में कहता है चल साली भाग जा यहाँ से, भाड़ में जा, दोबारा मुझे अपनी शकल मत दिखाना। आगे एक छोटा बंदा उसे छोटी गाड़ी में बैठाकर छोटे शहर घुमाता है और उसे उसके छोटे घर पर छोड़ता है, जो घर सचमुच बहुत बड़ा था, बहुत ज्यादा आलीशान था, जिस घर को वो कभी अपने सामान्य रूप में खरीदने के बारे में भी नहीं सोच सकता था। पर अब खरीद कर भी क्या उखाड़ लिया, क्योंकि उसकी जीवन साथी तो उसके साथ थी ही नहीं, इसीलिए वो घर उसके लिए सिर्फ एक मकान था और कुछ नहीं। तभी एक डिलीवरी ट्रक आता है जिसमें से एक 1.5 फुटिया उसकी बड़ी बड़ी शादी की अंगूठी लेकर आता है, जो कि सचमुच बहुत भारी थी। धीरे धीरे ऐसे ही एक साल बीत जाता है और एक दिन उसके पास डिवोर्स पेपर आते हैं, जिन पर वो चढ़कर जितने बड़े साइन कर सकता था उतने बड़े साइन करता है और अपनी धोखेबाज बीवी को तलाक दे देता है। अब उसके पास करने के लिए कुछ नहीं था तो वो एक कॉल सेंटर में काम करता है, जिसकी 1 महीने की तनख्वाह को वो अपने पूरे जीवन भर बैठकर खा सकता था। एक रात वो अपने पड़ोसी जिसका नाम रंडगुल्ला था उसकी पार्टी में जाता है, जिस पार्टी में उसे एक लड़की मिलती है जो उसे एक्सपायर वाली गोली देती है, जिससे उसको भयंकर वाला नशा होता है और सुबह जाकर ही उसकी आंख खुलती है। जहाँ 3 सफाई कर्मी आती है, जिनमें से एक लंगड़ी थी जो रंडगुल्ला के घर से दवाइयाँ चोरी कर रही थी। सिपलीगर पूछता है तुम ये दवाइयाँ क्यों चुरा रही हो। लंगड़ी टांग कहती है मिस्टर रंडगुल्ला ने मुझे पूरी आजादी दे रखी है, जिसमें मैं जो भी चाहूँ उनके घर से ले सकती हूँ, इसीलिए मैं ये दवाइयाँ ले रही हूँ, क्योंकि मेरी एक दोस्त की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। जो बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है तो सिपलीगर कहता है तुम्हारा नकली पैर खराब हो चुका है और अगर तुमने उसको ठीक नहीं करवाया तो तुम्हें अपने कुल्ले को और अपनी रीढ़ की हड्डी को रिप्लेस करवाना पड़ेगा। लंगड़ी टांग पूछती है तुम्हें इस सब के बारे में इतना कैसे पता। वो कहता है पहले मैं एक मेडिकल हेल्थ चेकर हुआ करता था। लंगड़ी कहती है ये तो अच्छी बात है, इसीलिए तुम अभी मेरे साथ मेरे घर चलोगे मेरी फ्रेंड को देखने के लिए, जहाँ वो देखता है कि छोटे गरीब लोगों के रहने के लिए एक अलग कॉलोनी बना रखी है, जो उस रईस इलाके के बाहर थी, जहाँ बड़े बड़े फुल साइज के कुछ कंटेनर रखे हुए थे, जिनके अंदर गरीब छोटे लोगों को ठूस ठूस कर रखा गया था। आगे वो लंगड़ी टांग की फ्रेंड को देखता है जिसके पेट में कैंसर था, जिसका इलाज करवाने के लिए उसे हॉस्पिटल जाने की जरूरत थी, पर हॉस्पिटल का बिल भरने के लिए लंगड़ी टांग के पास पैसे नहीं थे। वो पूछती है मैं इसे कौन सी गोलियां दूं ताकि इसे दर्द ना हो। सिपलीगर उसे पेन किलर देने के लिए कहता है। लंगड़ी कहती है इसके बारे में इतना मत सोचो, ये जल्द ही मर जाएगी, तुम कल फिर से आ जाना इसकी देखभाल करने के लिए। जो सुनकर सिपलीगर वहाँ से चला जाता है और अगले दिन वो फिर से वापस आता है, जहाँ उसे पता चलता है कि लंगड़ी टांग की दोस्त अब तक मर चुकी है। वो कहती है ठीक है अब तुम मेरा पैर ठीक करो ताकि मुझे कोई परेशानी ना हो। जिसमें वो घनचक्कर जब उसका नकली पैर ठीक कर रहा था तो वो गलती से उसे नष्ट भ्रष्ट कर देता है, बोले तो उसे तोड़ देता है, जिसको ठीक करना नामुमकिन था। जो देखकर लंगड़ी टांग उस पर भड़क पड़ती है, क्योंकि वो अपने नकली पैर के बिना साफ सफाई का काम नहीं कर सकती थी, इसीलिए वो उसे अपने साथ साफ सफाई करवाने ले जाती है और सिपलीगर को करनी भी पड़ती है। जिसके बाद लंगड़ी टांग उसे उसके पड़ोसी रंडगुल्ला के घर भी ले जाती है, जहाँ रंडगुल्ला उसे देखकर बहुत हंसता है और कहता है सचमुच तू गजब का इंसान है, मैंने आज तक तेरा जैसा इंसान नहीं देखा। खैर रंडगुल्ला को किसी अर्जेंट सामान की डिलीवरी करने के लिए नॉर्वे जाना था, जिसमें वो सिपलीगर को अपने साथ ले जाना चाहता था। लंगड़ी टांग कहती है नहीं तुम इसे नहीं ले जा सकते जब तक कि मेरा नया पैर नहीं आ जाता, और अगर तुम इसे लेकर जाओगे तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, क्योंकि मेरा बचपन से सपना है नॉर्वे जाने का। और रही बात साफ सफाई की तो मेरी लड़कियां उस काम को आसानी से संभाल लेंगी। आगे वो अपनी छोटी सी बोट से वोडका की बड़ी बड़ी बोतलों को नदी के रास्ते नॉर्वे ले जा रहे थे, जहाँ उन्हें 2 लोग और मिलते हैं, जो और कोई नहीं डॉक्टर रुकूंगा नहीं और उसकी वाइफ है, जिसने लोगों को 1.5 फुटिया बनाने वाली दवाई का आविष्कार किया था। डॉक्टर कहता है अब तक हमारी दुनिया 5 बार खत्म हो चुकी है और 6ठी बार अगले 100 सालों में होने वाली है, जिसमें हम इंसान इस धरती से विलुप्त हो जाएंगे। सिपलीगर पूछता है तो सर फिर ये इंसानों के 1.5 फुटिया होने से हमें कोई मदद नहीं मिल रही क्या। डॉक्टर कहता है हमने इस खोज को करने में देरी कर दी, पूरी दुनिया में अभी तक सिर्फ 3% लोग ही 1.5 फुटिया हैं। बताओ उससे क्या घंटा फर्क पड़ेगा, समय हमारे हाथ से रेत की तरह फिसल चुका है और अंत नजदीक है। हम इंसानों के पास बहुत बड़ा दिमाग है, हम इस धरती के सबसे बड़े समझदार प्राणी हैं और हमें यहाँ सिर्फ 2 लाख साल ही हुए हैं, जिन 2 लाख सालों में हम इंसानों ने इस धरती की कहकर मार ली। जबकि साला मगरमच्छ पिछले 2 करोड़ सालों से धरती पर है, जिसके पास अखरोट जितना दिमाग है, उसने तो कभी धरती को नुकसान नहीं पहुंचाया। तो बताओ कौन बुद्धिमान, कौन मूर्ख, कौन बाप, कौन बेटा। आगे रात में सिपलीगर लंगड़ी टांग के घुटने की मालिश कर रहा था, जो मालिश करते करते वो उसकी कहीं और की भी मालिश कर देता है, क्योंकि उसको काफी साल हो गए थे किसी के गुलदस्ते में फूल खिलाए। आगे वो उस गाँव तक पहुँच जाते हैं जहाँ उन्हें
उन्हें डिलीवरी करनी थी, जिनके पास खुद के छोटे छोटे घोड़े थे, छोटे छोटे खच्चर थे, छोटी छोटी भेड़ और बकरियां भी थी। दरअसल ये वो पहला गांव है जहां दुनिया के सबसे पहले 1.5 फुटिया लोगों को रखा गया था, जो लोग उनको देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें जो सामान चाहिए था वो पहुंच गया था। जिसके बाद सिपलीगर को एक सुरंग दिखाई जाती है जो 1.5 किलोमीटर धरती की गहराई तक जाती है। दरअसल ये आइडिया डॉक्टर रुकूंगा नहीं का है, जिस सुरंग में वो इस गांव के लोगों को धरती के विनाश से बचाने के लिए अंदर ले जाएगा। जिस सुरंग में उन्होंने जानवरों को पाल रखा है, पेड़ पौधे लगा रखे हैं, फसलें उगा रखी है, फैक्ट्रियां लगा रखी है, और रही बात धूप की तो उन्होंने उसके लिए आर्टिफिशियल सनरेज का जुगाड़ कर रखा है। जिस सुरंग में इस गांव के लोग अगले 8000 सालों तक रहेंगे ताकि धरती के खत्म होने के बाद जो रेडिएशन धरती पर फैलेगा वो बिल्कुल खत्म हो जाए। जो आइडिया सिपलीगर को बहुत गजब का लगता है तो वो भी उन लोगों के साथ नीचे जाने का निर्णय लेता है ताकि वो अपनी तरफ से मानवता को कुछ उपहार दे सके। जिस सुरंग में वो लंगड़ी टांग को भी अपने साथ ले जाना चाहता है, जो उससे कहती है साले तू पागल तो पहले से ही था, अब चूतिया भी हो गया है। अभी साले धरती को खत्म होने में कम से कम 100 साल और लगेंगे, तब तक तो गधेड़ तू अपना जीवन आसानी से जी लेगा। और तू ये बता कल रात जो तूने मारी थी वो मेरी किस तरह से मारी थी? वो पूछता है क्या मतलब तेरा किस तरह से मारी थी? लंगड़ी कहती है देख लड़के लड़कियों की काफी तरीके से मारते हैं, तू बता तूने मेरी कैसे मारी थी? प्यार में मारी थी, नफरत में मारी थी, ओनली मारी थी, ब्रेकअप में मारी थी, मेकअप में मारी थी, दारू पी के मारी थी, दोस्त की तरह मारी थी, दया करके मारी थी, भटाभट मारी थी, या फिर परिवार की तरह मारी थी? सिपलीगर कहता है यार तूने ये क्या मारी मारी लगा रखी है, कितना गंदा शब्द है, तू ये भी तो कह सकती है कि हमने प्यार किया। लंगड़ी टांग कहती है अच्छा तो तूने मेरी प्यार में मारी थी, पर फिर भी मुझको समझ में नहीं आ रहा कि तू नीचे उस गड्ढे में क्या अपनी गांड मरवाने जा रहा है जबकि तूने मेरी प्यार में मारी थी। मुझे तो लगता है साले तूने मेरी दया में मारी थी, क्योंकि अगर तूने मेरी प्यार में मारी होती तो तू नीचे नहीं जाता। वो कहता है यार मैं सच कह रहा हूँ, मैंने तेरी प्यार में मारी थी क्योंकि तू सचमुच एक असाधारण व्यक्ति है और मैं तुझसे प्यार करता हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तू मेरे साथ उस सुरंग में चले। जिस पर लंगड़ी टांग अपनी आंखों में पानी भरकर कहती है नहीं मैं नहीं जाऊंगी उस सुरंग में, तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं यहीं रहूंगी। आगे अंधेरा हो जाता है और उस गाँव में रहने वाले सभी लोग सुरंग में जाने लगते हैं, जिनमें अपना सिपलीगर भी था, जिसको लंगड़ी टांग और उसका पड़ोसी दूर से देख रहे थे इस उम्मीद में कि वो नहीं जाएगा, पर वो चला जाता है। जिस सुरंग में थोड़ा बहुत चलने के बाद वो एक आदमी से पूछता है दोस्त ये बता ये सुरंग ऊपर की तरफ क्यों जा रही है? वो कहता है ये हमारे डॉक्टर रुकूंगा नहीं का प्लान है, जिसके अंदर सुरंग पहले ऊपर जाएगी फिर नीचे जाएगी ताकि हम बाढ़ के खतरे से बच सकें। सिपलीगर पूछता है उस जगह तक पहुंचने में हमें कितना टाइम लगेगा? वो कहता है 11 घंटों तक हमें ऐसे ही लगातार चलना पड़ेगा, तब जाकर हम वहाँ पहुंच जाएंगे। जो सुनकर उसको धक धक होने लगती है और वो पीछे मुड़कर देखता है, जहाँ एक बंदा सुरंग का दरवाजा बंद कर रहा था वो दौड़कर वापस जाता है और सुरंग से बाहर आ जाता है, जहाँ लंगड़ी टांग अभी भी उसका इंतजार कर रही थी क्योंकि उसे पता था कि वो चूतिया वापस जरूर आएगा। जिसके वहाँ से निकलते ही एक छोटा सा ब्लास्ट होता है और सुरंग का दरवाजा डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है ताकि कोई भी अंदर ना जा सके और ना ही कोई अंदर का बाहर आ सके। आगे वो सभी अपने छोटे शहर की तरफ निकल पड़ते हैं, जिसके साथ ही ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। और हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हम इंसान बुद्धिमान होने के बावजूद सबसे बड़े बेवकूफ हैं। क्या जरूरत थी हमें ऐसी फैक्ट्रियों की, ऐसी कारों की? क्या जरूरत थी ऐसी इन्वेंशन की जो कल को हमारी मानवता पर, हमारी बुद्धिमत्ता पर ही सवाल उठाए? इस धरती पर बाकी के जानवर भी तो जिंदा है, वैसे हम भी रह लेते, क्योंकि हम किसी जानवर से कम